तो पाकिस्तान ने पीओके में अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी और आम जनता के खिलाफ सरकार ने सीधे ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। हालात यह है कि प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों पर सुरक्षा बल खुलेआम गोलियां बरसा रहे हैं। वहां के नागरिकों को टॉर्चर किया जा रहा है, जिन्हें पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया जा रहा है और डराने के लिए घरों में घुसकर बर्बरता की जा रही है। यह एक पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, बल्कि यह ह्यूमन राइट वायलेशन का एक बड़ा मामला बन चुका है। पाकिस्तान की सेना, वहां की सरकार अपने ही लोगों को दुश्मन मानकर उन पर अत्याचार कर रही है। जिन लोगों ने अपने हक और रिप्रेजेंटेशन की बात की, उन्हें गोलियों का जवाब दिया जा रहा है। यह क्रूरता साफ दिखाती है कि इस्लामाबाद वहां के लोगों को आवाज को सप्रेस करने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। वहां की जनता आज खौफ के साये में जीने को मजबूर है, क्योंकि उनकी शांतिपूर्ण मांग को पाकिस्तान देशद्रोह का नाम देकर कुचल रहा है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके में जो प्रोटेस्ट आज दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ महंगाई, बिजली या किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि पिछले कई दशकों से जमा होते आ रहे गुस्से का विस्फोट है। आज मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली और पीओके के कई इलाके में लोग सिर्फ एक डिमांड नहीं, बल्कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 2023 से। पीओके में पहले अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थी। स्टूडेंट अपने मुद्दे उठाते थे, ट्रेडर्स अपने मुद्दे उठाते थे, ट्रांसपोर्टर अपने और टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग अपने मुद्दे पर काम करते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वे बटे हुए थे। लेकिन 2023 में इन सभी ग्रुप ने मिलकर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि जैक बनाई। यह एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसका मकसद था पीओके की या जनता की आवाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाना। जैक बनने के बाद पहली बार इस्लामाबाद को पॉलिटिकल प्रेशर महसूस होने लगा, क्योंकि अब लोग सिर्फ लोकल इशू नहीं, बल्कि पॉलिटिकल राइट, रिप्रेजेंटेशन, रिसोर्सेस और गवर्नेंस पर सवाल पूछने लगे थे। प्रोटेस्टर का आरोप था कि पीओके के हमेशा स्टैटिक जोन की तरफ इस्तेमाल किया गया, लेकिन वहां के लोगों को कोई फायदा नहीं मिला। और सबसे बड़ा आरोप है रिसोर्सेस को लेकर। पीओके में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, वहां की नदियों और पानी से बिजली पैदा होती है, लेकिन प्रोटेस्टर का कहना है कि उस बिजली का सबसे बड़ा फायदा पंजाब के पाकिस्तान प्रोविंस को मिलता है, जबकि जिन इलाकों से यह रिसोर्सेस निकलते हैं, वहीं के लोग बिजली की कमी झेलते हैं। उनका कहना है कि हमारे पहाड़, हमारी नदियां, हमारी जमीन इस्तेमाल हो रही है, लेकिन फायदा कहीं और जा रहा है। और सिर्फ बिजली ही नहीं, प्रोटेस्टर का आरोप है कि पीओके नेचुरल रिसोर्सेस और मिनरल से भी भरपूर है, लेकिन लोकल पॉपुलेशन को ना तो पर्याप्त जॉब मिलती है, ना रेवेन्यू शेयरिंग होती है, और ना ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लाभ उसी अनुपात में मिलता है। और यही कारण है कि लोगों में यह भावना मजबूत हुई है कि उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट कहीं और हो रही है। इसके साथ ही हेल्थ केयर, एजुकेशन, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी नाराजगी बढ़ी है। प्रोटेस्टर का कहना है कि इलाके में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और बेसिक फैसिलिटीज की कमी है। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने इंडियन कश्मीर की रोड्स, कॉलेज, मेडिकल फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर देखना शुरू किया। इसके बाद कंपैरिजन शुरू हुआ और लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। इसी वजह से इंटरनेट भी एक बड़ा मुद्दा बन गया। प्रोटेस्ट ग्रुप का आरोप है कि पाकिस्तान के दूसरे हिस्से में जहां 4G सर्विस उपलब्ध है, वहीं पीओके के कई हिस्सों में इंटरनेट स्पीड जानबूझकर सीमित रखी जाती है। उनकी मांग थी कि अगर वे 4G का पैसा देते हैं तो उन्हें 4G सर्विस ही मिलनी चाहिए। उनका दावा है कि इंफॉर्मेशन फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, ताकि लोग बाहरी दुनिया से कम जुड़ सके। लेकिन इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इशू है असेंबली की 12 रिजर्व सीट्स। पीओके असेंबली में कुल 45 सीट्स हैं, इनमें से 12 सीट रिफ्यूजी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। जैक और दूसरे प्रोटेस्ट ग्रुप का आरोप है कि यही 12 सीट पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित करती है। उनका कहना है कि इलेक्शन चाहे लोकल पॉपुलेशन लड़े, लेकिन गवर्नमेंट कौन बनाएगा, इसका फैसला अक्सर इन 12 सीट से ही तय होता। प्रोटेस्टर्स का दावा है कि ऐतिहासिक रूप से इन रिजर्व सीट का पॉलिटिकल फायदा इस्लामाबाद समर्थित पार्टी को मिलता रहता है। यानी अगर कोई लोकल पार्टी अच्छा प्रदर्शन भी कर ले, तब भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन के समय ये 12 सीट बैलेंस बदल देती। तर्क यह है कि जब भी चुनाव होते हैं, 12 सीटें सीधे तौर पर इस्लामाबाद द्वारा समर्थित उम्मीदवारों को जिता दी जाती है। 45 में से 12 सीटों पर एक तरफा जीत का मतलब है कि लगभग 20% रिप्रेजेंटेशन पहले ही इस्लामाबाद के कब्जे में है। इसे जो लोकल सरकार बनती है, वहां की जनता की चुनी हुई नहीं, बल्कि इस्लामाबाद की कठपुतली सरकार होती है। कमेटी की स्पष्ट मांग है कि इन 12 आरक्षित सीटों को डिसमेंटल किया जाए, खत्म किया जाए, ताकि वहां के लोगों को वास्तव में सही प्रतिनिधित्व मिल सके। और इसी वजह से जैक इन सीट्स को खत्म करने की मांग कर रहा है। उनका तर्क है कि जब तक ये रिजर्व सीट रहेंगी, तब तक जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन संभव नहीं होगी। लोकल पॉपुलेशन पूरी तरह अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं चुन पाएगी। प्रोटेस्टर्स इसे पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का टूल बताते हैं। इसी मुद्दे ने जुलाई में होने वाले इलेक्शन को ज्यादा संवेदनशील बना दिया। जैक ने इलेक्शन प्रोसेस से पहले रिफॉर्म्स की मांग की, लेकिन इस्लामाबाद ने बातचीत करने के बजाय जैक पर कार्रवाई शुरू कर दी। ऑर्गेनाइजेशन को इलीगल घोषित किया गया, उसकी गतिविधियों पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए और प्रोटेस्ट को सीमित करने की कोशिश की गई। लेकिन इससे हालात शांत नहीं हुए, बल्कि उल्टा असर हुआ। स्टूडेंट्स, ट्रेडर, ट्रांसपोर्टर्स, टूरिज्म ग्रुप्स और लोकल एक्टिविस्ट पहले से ज्यादा एकजुट हो गए। जो संगठन अलग अलग काम कर रहे थे, वे अब एक पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा बन गए। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की सरकार इतना डर क्यों रही है? जवाब पीओके के अंदर चल रही गतिविधियों में छिपा है। पाकिस्तान ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को एक नेचुरल रिसोर्सेज की तरह इस्तेमाल किया है, और वह रिसोर्स है जिहादी।
इस्लामाबाद वहां जिहाद की फैक्ट्री चलाता है। उन्हें डर है कि अगर वहां की स्थानीय जनता ने एक मजबूत और स्वतंत्र सरकार चुन ली तो हो सकता है कि वहां के सरकार इन जिहादी कैंपों की फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दे। साथ ही पाकिस्तान को यह भी डर सता रहा है कि अगर वहां की उनकी पपेट सरकार नहीं रही तो अंतरराष्ट्रीय ताकतें वहां घुसकर उन जिहादी फैक्ट्रियों के सबूत इकट्ठा कर सकती है। अगर दुनिया के सामने सबूत आ गए तो पाकिस्तान का चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा। इसलिए इस्लामाबाद किसी भी कीमत पर वहां अपना एब्सोल्यूट कंट्रोल बनाए रखना चाहता है। प्रोटेस्टर का एक और बड़ा आरोप है कि पीओके में असली पावर लोकल गवर्नमेंट के पास नहीं है। उनका कहना है कि वहां प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, असेंबली और इंस्टीट्यूशन तो मौजूद हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन कहीं और लिए जाते हैं और इसी वजह से वे बार बार पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, सेल्फ गवर्नेंस की बात करते हैं। इसके अलावा डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा भी आंदोलन का हिस्सा है। प्रोटेस्ट ग्रुप का आरोप है कि रिफ्यूजी रिप्रेजेंटेशन और बाहरी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के जरिए लोकल पॉपुलेशन की पॉलिटिकल वॉइस कमजोर हुई है। इसी कारण 12 रिजर्व सीट्स को लेकर के गुस्सा इतना ज्यादा है। अब यह आंदोलन इकोनॉमिक इशू तक सीमित नहीं रह गया। इसमें पॉलिटिकल राइट्स, रिसोर्स कंट्रोल, इंटरनेट फ्रीडम, रिप्रेजेंटेशन, गवर्नेंस और आइडेंटिटी जैसे कई मुद्दे जुड़ चुके हैं। इस पूरे आंदोलन का इंटरनेशनल डायमेंशन भी है। यूके और यूरोप में रहने वाला कश्मीरी डायस्पोरा लगातार इस मुद्दे पर इंटरनेशनल फोरम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स और फ्रीडम एक्सप्रेशन जैसे मुद्दे अब इंटरनेशनल डिस्कशन का हिस्सा बनने लगे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीओके के प्रोटेस्टर्स अब सिर्फ सब्सिडी या रिलीफ के पैकेज नहीं मांग रहे हैं, वे सिस्टमैटिक चेंज की बात कर रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि अगर हमारी रिसोर्सेस हैं तो उनका फायदा हमें क्यों नहीं मिलता? अगर हमारी असेंबली है तो हमारी रिप्रेजेंटेशन कमजोर क्यों है? अगर हमारे वोट हैं तो पॉलिटिकल पावर कहीं और क्यों तय होती है? और यही सवाल आज पीओके के आंदोलन को इतना बड़ा बना रहा है। और यही वजह है कि यह सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि रिप्रेजेंटेशन, रिसोर्स आइडेंटिटी और पॉलिटिकल कंट्रोल के बीच चल रही एक बड़ी लड़ाई बन चुकी है। आने वाले इलेक्शन, जैक पर कार्रवाई, 12 रिजर्व सीट का विवाद, रिसोर्स शेयरिंग का मुद्दा और बढ़ती पब्लिक एंगर यह तय करेंगे कि आने वाले समय में पीओके का पॉलिटिकल लैंडस्केप किस दिशा में जाता है। फिलहाल इतना साफ है कि यह आंदोलन इतनी जल्दी खत्म होता दिखाई नहीं देता और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल और गवर्नेंस चैलेंज बन चुका है।